नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग 13 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट हम लोग एडोटेरिया के जो नया बुक आया हुआ है उसी से कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। अगर दोस्तों आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, इससे पहले हम लोग बिहार दरोगा मेंस का आपको एडोटेरिया का आपको पुराना वाला जो प्रैक्टिस सेट है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उसे एक बार देख लीजिएगा। और उससे पहले हम लोग प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 को केबीसी नैनो में 23 प्रैक्टिस सेट, उसके बाद हम लोग आपको विद्यासागर का जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है उसका प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में विंसोंग आया था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आया था। उसके बाद बिंदुसार के शासनकाल में आपको डाइमेकस आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि पाटलिपुत्र में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। पाटलिपुत्र में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में किया गया था। और अशोक के शासनकाल में हुए इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो थे वो आपको मोगलीपुतीस थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 3। करा कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको पल्लव वंश के शासनकाल में हुआ था। पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के 81वां रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। और वही नरसिंह वर्मन जो द्वितीय थे वह कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। और पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था, इसकी राजधानी कांची थी, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। करा कि चांदी का टक्का एवं तांबे का जीतल नामक सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। उसने चांदी का टक्का एवं तांबे का जीतल नामक सिक्के का प्रचलन करवाया और उसने इक्ता प्रथा की शुरुआत की। यह कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को भी पूरा करवाया और उसने तुर्कान ए चिहिलगानी का भी निर्माण किया था इल्तुतमिश ने, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। करा कि भक्ति आंदोलन के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि आपको तुलसीदास थे। ऑप्शन नंबर डी जो है यह असत्य कथन हो जाएगा। कह रहा है कि निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि तुलसीदास थे, यानी कि आपका यह असत्य हो जाएगा। 5 नंबर, यानी कि निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि जो थे वह कबीर थे, जबकि तुलसीदास सगुण संप्रदाय के प्रमुख प्रतिनिधि थे। और कबीर का जन्म बनारसी में हुआ था। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है और उनकी मृत्यु 1570 ईस्वी में मगहर में हुई थी। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई, सही है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत रामानंद के द्वारा लाया गया, ये भी सही है। और रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह कथन असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6। कह रहा है कि हुमायूं के द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों का सही क्रम क्या है।
6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले देवरा, उसके बाद चौसा, उसके बाद बिलग्राम और अंत में सरहिंद का युद्ध। यानी कि हुमायूं के द्वारा लड़े गए जो युद्ध थे उसका हम डेट बता देते हैं। यानी कि देवरा का जो युद्ध हुआ था वह आपको माफ़ कीजिएगा 1531 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसके बाद चौसा का युद्ध जो हुआ था वह 1539 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ईस्वी में हुआ था, पूर्व नहीं। आपको देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में, आपको चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, उसके बाद बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था वह आपको 1540 ईस्वी में, और सरहिंद का युद्ध जो हुआ था वह आपको 1555 ईस्वी में हुआ था। और हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी और हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उर्दंड मार्तंड का प्रकाशन कहाँ हुआ। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता से हुआ। उदंत मार्तंड का प्रकाशन 1826 ईस्वी में कोलकाता से किया गया था और इसके प्रकाशक जो थे वह आपको युगल किशोर शुक्ल थे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में कैद करके रखा गया था। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल और महात्मा गांधी को आगा खा पैलेस तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि मुसोलिनी ने किस वर्ष रोम पर आक्रमण किया था। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1922 में। फ्रांसिज्म का जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है और मुसोलिनी को ड्यूस के नाम से भी जाना जाता है और इसने 1922 में रोम पर तथा 1935 में अबिसिनिया पर आक्रमण किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। इसमें आपको तेभागा आंदोलन जो है वह आपको बंगाल में हुआ था, यानी कि 1 और 2। उसके बाद पाइक विद्रोह जो है वह आपको उड़ीसा में हुआ था। उसके बाद कुका आंदोलन जो है वह आपको पंजाब में हुआ था और अहोम आंदोलन जो है वह आपको असम में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में जगदीशपुर में विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विलियम टेलर एवं विसेंट आयर। 1857 ईस्वी में जगदीशपुर में विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश नायक विलियम टेलर एवं विसेंट आयर थे और यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। और कर्नल नील जो थे वह आपको फैजाबाद एवं जनरल रेनॉल्ड फतेहपुर में विद्रोह को दबाने वाले नायक थे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में भारत आया था। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में भारत आया था। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया और 24 मार्च 1946 ईस्वी को यह भारत पहुंचा था और इस मिशन को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श हेतु भारत भेजा था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना आपको 1924 ईस्वी में सचिंद्र सन्याल ने किया था, जबकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यह आपको है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है जिसकी स्थापना सचिंद्र सन्याल 1924 में किए थे। और एक है आपको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसकी स्थापना जो है आपको 1928 ईस्वी में आपको भगत सिंह ने की थी और रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में निम्न में से कौन शामिल नहीं था।
14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चित्तरंजन दास जो थे यह आपको शामिल नहीं थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में चित्तरंजन दास की भूमिका नहीं थी और इसका गठन जो हुआ था मई 1934 में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस एम जोशी ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि भारत दुर्दशा पुस्तिका के लेखक कौन है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है और भारत भारती पुस्तक जो है उसके लेखक मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है और जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है। सर्वाधिक जैव विविधता जो है वह आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है और इसका कारण यह है कि यहाँ गर्म जलवायु, अधिक वर्षा एवं पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशा पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 करा कि बुशमैन जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको कलहारी मरुस्थल में पाई जाती है। बुशमैन कलहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली एक जनजाति है और साइबेरिया में, यूकाधीर, न्यू गिनी में, पपुआंस एवं ब्राज़ील में बोरो जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कहा कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दार्जिलिंग निम्नलिखित में से किस हिमालय में स्थित है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको लघु हिमालय में स्थित है। दार्जिलिंग लघु हिमालय में स्थित है। लघु हिमालय को मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है और इस श्रेणी में पीरपंजाल, धौलाधरा, मसूरी, नगरी बाबा आदि श्रेणियाँ हैं। आपको शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग आदि पर्यटन स्थल जो है यह आपको लघु हिमालय में ही स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 करा कि दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। सबसे व्यस्त नहर जो है वह आपको स्वेज नहर है। सबसे व्यस्त नदी मार्ग राइन नदी मार्ग है और भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल मार्ग राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 करा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि की स्थलकृति के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्खात भूमि की स्थलकृति के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंबल। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में मानसून पूर्व बहने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। भारत में मानसून पूर्व ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है और बंगाल में इसे काल वैशाखी कहा जाता है और कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम कहा जाता है और आम की फसल हेतु लाभदायक होने के कारण केरल में इसे आम्र वर्षा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कह रहा है कि भ्रंशो तथ्य पर्वतों में निम्नतर खंड होते हैं। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्रोणिका। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि ग्रीन स्टिक शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको विभंजन से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन। चीन दुनिया का सर्वाधिक टंगस्टन उत्पादन करने वाला देश है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेंटोस को। सेंटोस ब्राज़ील का समुद्री बंदरगाह है जहां से विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है और इस कारण इसे विश्व का कहवा पतन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 करा कि भूगोल का जनक किसे माना जाता है।
26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एरेटोस्थनीज को। भूगोल का जनक एरेटोस्थनीज को माना जाता है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ शायर, भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियन और आधुनिक भूगोल का जनक हम्बोल्ट को माना जाता है। और मानव भूगोल का जनक कार्ल कार्ल रिटर को, गणितीय भूगोल का जनक थेल्स को और विश्व भूगोल की का निर्माता मार्टिन बैहम को माना जाता है। और विश्व के मानचित्र के प्रथम निर्माणकर्ता अनगेंजी मेंडर को माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 27 में कह रहा है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस और 20 दिसंबर को विश्व मानव एकता दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सफाई वाला भी कहा जाता है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कवक को। कवक एवं जीवाणु को प्रकृति का मेहतर यानी कि सफाई वाला कहा जाता है, क्योंकि यह प्रायः उत्पादक और उपभोक्ता की मृत्यु को पश्चात उसके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थों के द्वारा अपना भोजन और ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णन है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संविधान के अनुच्छेद 231 में। अनुच्छेद 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का वर्णन है। अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है। और अनुच्छेद 233 जो है यह आपको जिला न्यायाधीश की नियुक्ति है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 231। क्वेश्चन नंबर आपको 30 में कह रहा है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व के संबंध में किसने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि के.टी. शाह। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन के.टी. शाह का है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। और इस बैठक की अध्यक्षता सचिदानंद सिन्हा ने की थी। और 11 दिसंबर 1946 को आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और 13 दिसंबर 1946 को आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कह रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि साधारण विधेयक। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी साधारण विधि निर्माण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 34 कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायतों को कार्य करने हेतु कितने विषय प्रदान किए गए हैं। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 29 विषय प्रदान किए गए हैं। और आपको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को कार्य करने हेतु 18 विषय प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में महिलाओं को प्रसूति सहायता प्रदान करने की बात कही गई है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 42 में। नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 42 में काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। और अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। और अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36
करा कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 37। करा कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसकी नियुक्ति राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा होती है। यह आपका कथन जो है असत्य है, यानी कि हम महाधिवक्ता के बारे में आपको कह रहा है कि इसकी नियुक्ति राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा होती है। यह कथन जो है असत्य है, यानी कि महाधिवक्ता राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। सही है, महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, यह भी सही है। और वह राज्यपाल के प्रसाद प्रत अपना पद धारण करता है, यह भी आपका सही है। और राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कड़ा कि निम्नलिखित में से कौन विधानसभा का सत्रावसान कर सकता है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राज्यपाल। विधानसभा का सत्र प्रारंभ करने और विधानसभा का सत्रावसान करने का अधिकार राज्यपाल को है। विधानसभा को विघटित करने का अधिकार भी विधानसभा का सत्र प्रारंभ करने और विधानसभा का सत्रावसान करने का अधिकार जो है वह राज्यपाल को है, और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार भी राज्यपाल को ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। करें कि निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में उपराज्यपाल का पद नहीं है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चंडीगढ़। वर्तमान में दिल्ली, पुडुचेरी एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है, जबकि चंडीगढ़ का प्रशासक मुख्य आयुक्त कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। करें कि भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अधीन की गई थी। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि न्यूटन के किस गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि न्यूटन का प्रथम गति नियम। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, और प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और बल जो है एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 करा कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 43 करा कि निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संवहन विधि के द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है, और गैसों एवं द्रव में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि के द्वारा होता है, और इस विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा, विकिरण विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता के तथा बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचरित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 करा कि पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण। प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है, जिनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 करा कि आकाश में सबसे बड़ा तारामंडल कौन है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेंटारस। सेंटारस जो है आकाश में सबसे बड़ा तारामंडल है, और इसमें कुल 94 तारे हैं, और हाइड्रा में कुल 68 तारे हैं, और सप्तर्षि में कुल 7 तारे हैं। सप्तर्षि में 7 तारे, हाइड्रा में 68 तारे, और आपको आकाश में सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस है, और इसमें 94 तारे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि जल को सार्वत्रिक विलायक क्यों कहा जाता है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जल का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक अधिक होने के कारण। जल का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक अधिक होने के कारण ही इसे सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 47। 47 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रबर का उपयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थाईकोल। थाईकोल का प्रयोग रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे लाइक कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यानी कि 47 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी थाईकोल। क्वेश्चन नंबर 48 कह कि निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेलेनियम का। सेलेनियम धातु का प्रयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है और गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है और टंगस्टन सबसे मजबूत धातु होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग चूहा विष के रूप में किया जाता है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग आपको चूहा विष के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिल्वर का अयस्क नहीं है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिल्वेनाइट। सिल्वेनाइट सिल्वर का अयस्क नहीं है, यह सोना का अयस्क है और काल्वेराइट भी सोना का अयस्क है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कहा कि ग्लाइकोजन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको ग्लूकोज के बहुलक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। स्टार्च, सेलुलोज, सेलुबायोस और माल्टोज कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से ही बने हैं और चीनी की दुग्ध शर्करा जैसे कुछ शर्कराओं में अन्य शर्कराओं के साथ यह संयुक्त पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन से हैं। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुंकेसर। पुष्प के मादा जनन अंग है आपको स्त्रीकेसर और नर लैंगिक जनन अंग है पुंकेसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि क्लोरोफिल के केंद्र में किसका परमाणु उपस्थित होता है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैग्नीशियम का। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु उपस्थित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि पोटैटो मोजेक रोग का कारण है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वायरस। पोटैटो मोजेक रोग पोटैटो वायरस एक्स से होता है। इसमें पत्तियों में चित्त कवरापन तथा बौनापन के लक्षण दिखाई देते हैं और वायरस जनित अन्य बीमारियों में प्रमुख तंबाकू का मोजेक रोग, बंकी टॉप ऑफ बनाना आदि है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि वन अनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको कोयम्बटूर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि मूंगा निम्नलिखित में से किस संघ का जीव है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको सिलेंट्रेटा संघ का जंग है। सिलेंट्रेटा मूंगा संघ सिलेंट्रेटा का जीव है। इसके संघ के अन्य जीव हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमल आदि है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्यस तत्व की खोज 1940 ईस्वी में लैंड एस्टीनर ने किया था। यह कथन असत्य है। आर्यस तत्व की खोज सन 1940 ईस्वी में लैंड एस्टीनर एविनर ने किया था और इन्होंने रिसस बंदर में इस तत्व का पता लगाया, इसलिए इसे आरएच फैक्टर कहा जाता है। और जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व पाया जाता है उसे आरएच सहित कहा जाता है और जिन व्यक्तियों के रक्त में यह नहीं पाया जाता है उसे आरएच रहित कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है।
59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको यकृत में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। 60 में कह रहा है कि विक्र की कार्यात्मक इकाई होती है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेफ्रॉन। विक्र की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है और प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी सी प्याली नुमा रचना होती है, उसे बुमेन संपुट कहा जाता है। और मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुक्त उत्सर्जी अंग जो है वह विक्र होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 61 कह रहा है कि शिवम का श्रवण किया जाता है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्वचा के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62। 62 में कह रहा है कि हृदय की धड़कन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा संपन्न होता है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेडुला ऑब्लांगेटा। हृदय की धड़कन, श्वसन, रक्त दाब आदि के श्रवण का नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 करा कि वयस्क पुरुषों में आरबीसी की समान संख्या कितनी होती है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5.4 मिलियन। वयस्क पुरुषों में आरबीसी की संख्या 5.4 मिलियन और वयस्क महिलाओं में आरबीसी की संख्या जो है वह 4.8 मिलियन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 कह रहा है कि डिप्थीरिया नामक बीमारी से कौन सा अंग जो है वह आपको प्रभावित होता है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्वास नली। डिप्थीरिया नामक बीमारी से श्वास नली प्रभावित होता है और यह कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के द्वारा फैलता है। और टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है और टेटनस में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अंड प्रजक स्तनी है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एकीडाना। एकीडाना तथा डकबिल प्लेटिपस अंडप्रजक स्तनी है और सबसे छोटा स्तनी जो है वह छुछुंदर है और सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है और सबसे बड़ा जीवित सरीसृप जो है वह आपको कछुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 करा कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसके तरंग दर से। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंग दर से होता है और भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंग दर भिन्न भिन्न होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 करा कि पीला एंजाइम किसे कहते हैं। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन B2 को। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 करा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको वियना में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण वियना में है और विश्व व्यापार संगठन जो है वह आपको जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास केंद्र जो है वह रोम में है और अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन जो है वह आपको लंदन में है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 करा कि विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको 6 अक्टूबर को मनाया जाता है और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्य प्राणी दिवस है जो कि आपको 6 अक्टूबर को मनाया जाता है और आपको विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। उसके बाद 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस मनाया जाता है और आपको 6 अक्टूबर को विश्व वन्य प्राणी दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्य प्राणी दिवस आपको 6 अक्टूबर को मनाया जाता है और 11 दिसंबर को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 करा कि ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह ओडिशा का है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में आपको कह रहा है कि वाणिज्य के किस पहलू से बुल एंड बियर संबंधित है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको स्टॉक बाजार से संबंधित है। कुछ बाजार बुल बाजार एक बाजार है जो बढ़ रहा है और जहां अर्थव्यवस्था समृद्ध है, जबकि एक बियर बाजार एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो घट रही है जहां अधिकांश स्टॉक मूल्य में गिरावट हो रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी स्टॉक बाजार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर यानी कि सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोयला, सीमेंट
और पेट्रोलियम के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था कोर सेक्टर के 8 प्रमुख क्षेत्र है: बिजली, इस्पात, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस और उर्वरक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इन तीनों चारों हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 और 4 स्टील भी हो जाएगा इसमें। 73 में आपको कह रहा है कि भारत में निर्धनता का अनुमान लगाने हेतु तथा निर्धनता के निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2012 ईस्वी में किया गया था। गरीबी के निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन 2012 ईस्वी में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक अन्य व्यापारी बैंकों से नकदी प्राप्त करते हैं वह क्या कहलाता है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह आपको रिवर्स रेपो दर कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 75 में क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा इसमें सही है, उपरोक्त कथनों में से कौन सही नहीं है यह आपको बताना है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 2 और 3 जो है आपको तीनों आपको सही नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि तीनों उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तीनों सही नहीं है। यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की तरफ प्रस्तावित किया जाता है, गलत हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग द्वारा मंजूरी दी जाती है, ये भी गलत है। और एमएसपी के स्तर पर नीति आयोग अंतिम निर्णय लेती है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। एमएसपी को कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर तय किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में आपको कह रहा है कि हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है। हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है, आपको 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 77 में कह रहा है कि त्रिपुरा में माई पैड माई लाइफ नामक परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि लखरवाल बिजली परियोजना का निर्माण किस नदी पर होगा। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको यमुना नदी पर होगा। लखरवाल परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड के देहरादून जिले के लोहारी गांव के नज़दीक यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा सीमेंट का बांध बनेगा और इसमें यमुना बेसिन के 6 राज्यों को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि लेह लद्दाख में भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन हुआ है, इसकी ऊंचाई कितनी है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3500 मीटर। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लद्दाख के लेह में भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है, जो कि 3500 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए थे, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 14 था। इससे पहले हम लोग 13 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट एडोटेरिया का जो नया बुक आया हुआ है उसी से लेकर आए हुए थे। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।